हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, सिर्फ एक दिन बचे हैं। लास्ट मोमेंट पे आप सबके क्विक रिवीजन के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ये पूरा वीडियो आपके सामने में लेके आई हूँ। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, हम क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब लास्ट मोमेंट है तो एमसीक्यूज़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बहुत सारे एमसीक्यूज़ अभी तक सॉल्व कर चुके होंगे। इस समय आपको क्या करना है, बेयर एक्ट रिवीजन करना है बस, और कुछ मत करिए। सीधे सीधे जो आपके अपने नोट्स हैं या जो बेयर एक्ट हैं उनको रिवाइज करिए, दैट्स इट। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और ये चीज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। इसको आपको हल्के में नहीं लेना है ना। लास्ट में नोट्स और आपके बेयर एक्ट, सिर्फ इन्हीं को रिवाइज करना है। तो इसी संदर्भ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट माइनर एक्ट है, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है। जितने भी क्वेश्चन इससे आएंगे, अगर आप सारे क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको बोनस पॉइंट ही मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रिवीजन करेंगे। ये क्विक रिवीजन वीडियो है और आपका टोटली बेयर एक्ट बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप सब देख सकते हैं कि ये एक्ट है 1930 का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930। इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। इसका एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट आप जान लीजिए कि पूरे भारत में है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में भी इसका एक्सटेंट और कमेंसमेंट हो रहा है इस समय, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 से जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उस एक्ट से सेल ऑफ गुड्स एक्ट को एक्सटेंशन का पावर मिल गया इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और आप देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो 5th शेड्यूल है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। 5th शेड्यूल मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे बच्चों। मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगी कि ये रिवीजन वीडियोस जो है वो आप 1.5x या 1.25x, जिस पर भी आप कंफर्टेबल हो, आप स्पीड बढ़ा के वीडियो देखिए, ठीक है। इससे आपका टाइम बचेगा। तो जो 5th शेड्यूल है ऑफ टेबल 1, ठीक है, सीरियल नंबर कौन सा है, 96, ये डील करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा से, ठीक है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ये टर्म यूज हुआ था ना, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये एक्सेप्शन वाला जो क्लॉज था ये हटा दिया गया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 5th शेड्यूल टेबल नंबर 1 एंड सीरियल नंबर 96 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है ना। चलो इसी में साथ साथ एक चीज़ और याद कर लेंगे, सेक्शन 95(1) ऑफ द एक्ट, कौन सा एक्ट, अगेन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 95(1) जो है वो ये बताता है कि जितने भी सेंट्रल लॉज हैं जो टेबल 1 में दिए हुए हैं वो सारे के सारे टू द स्टेट ऑफ टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पे अप्लाई होंगे, और जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है वहाँ पे भी अप्लाई होंगे, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं एक बार और मार्क करूंगी। सेक्शन 95(1) ऑफ द एक्ट, ये ध्यान रखना है। कौन सी टेबल है, टेबल नंबर 1, सीरियल नंबर 96। देखो सेक्शन 95(1) था, सीरियल नंबर 96 था, रिलेट कर लेंगे यहाँ से, याद रखने में आसानी होगी। और 5th शेड्यूल, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप ध्यान रखेंगे, इससे आपके मार्क्स, अगर क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर आपके मार्क्स बढ़ेंगे। उसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने, 66, और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 7 है। ये काफ़ी बेसिक है, बट आपको ध्यान रखना है 66 और 7, है ना। 66 आपके सेक्शंस, चैप्टर नंबर 7। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या है, डेफिनेशन क्लॉज है। डेफिनेशन क्लॉज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सारी ही डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो मैंने नोट डाउन करके रखी है। इसके अलावा जो बच गई हैं वो भी मैं आपको अभी इसके बाद वो भी बताऊंगी, ठीक है ना। डेफिनेशन कोई भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है इसमें, है ना। कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको नहीं ही छोड़ना चाहिए कुछ भी। देखो सेक्शन 2(1) देखते हैं, बायर। सेक्शन 2(1) के साथ पढ़ो आप सेक्शन 213। फिर से मैं बता रही हूँ, सेक्शन 2(1) के साथ आपको क्या पढ़ना है, रेड विथ सेक्शन 213। बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, 2(1) है बायर, ठीक है, 213 है सेलर। पहले तो यही याद कर लो, 2(1) बायर, 213 सेलर। हो सकता है एक नंबर आपको इसी में मिल जाए, ठीक है। बायर क्या होता है, बहुत आसान भाषा में बता रही हूँ, कोई भी पर्सन जो बाय करता है, जो खरीदता है, वो बायर होता है, या अग्रीज टू बाय, ठीक है। ये तो मतलब अगर आपको बाय याद है तो ये याद आ जाएगा, बेयर एक्ट की लैंग्वेज आप समझते होंगे, ठीक है। तो बायर मतलब द पर्सन
हु इज़ बाइंग थिंग्स, जो चीज़ों को खरीद रहा है, जो बाय कर रहा है, हो गया। सेलर मतलब क्या होता है, कहाँ पे है 213 में, सेलर का मतलब जो सेल करता है, किसको, गुड्स को। आपको बस एक टर्म ध्यान रखना है, गुड्स, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ये गुड्स से डील करता है, ठीक है ना, सर्विसेज से यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। तो बस क्यों, बायर कौन है, जो गुड्स बाय कर रहा है, सेलर कौन है, जो गुड्स को बेच रहा है, सेल कर रहा है। कहाँ पे है बायर 21, कहाँ पे है सेलर 213, हो गया ये। अब देखो सेक्शन 22 क्या है, डिलीवरी। डिलीवरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी। डिलीवरी मतलब क्या होता है, कुछ टर्म्स याद रखने हैं, देखो क्या याद रखने हैं, वॉलेंटरी ट्रांसफर, ठीक, किसका ट्रांसफर हो रहा है, ऑफ पोजीशन, बस। इसके बाद है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, वो बहुत कॉमन सेंस की बात है। जो इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है, वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। डिलीवरी क्या होती है, जो हम अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से ट्रांसफर करते हैं पोजीशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, ठीक है, वो होती है डिलीवरी, हो गया। 24 देखिए, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स टू गुड, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स टू गुड, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगी। इसका क्या मतलब होता है, इसमें इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बता रखे हैं, जैसे कि बिल्स ऑफ लैंडिंग, आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे बिल्स ऑफ लैंडिंग है, बैरैक में देखेंगे एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने पूरा एक एक पॉइंट यहाँ पे नोट नहीं किया, अपने आप से लिख के आपको बता रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ एकदम इम्प्रिंट हो जाए। डॉक वारंट हो गया, ठीक है। उसके बाद है वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, ठीक। और आप रेलवे रिसीट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, रेलवे रिसीट। इसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ना ऐसे 2-4 पॉइंट्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स इसमें से क्या है, क्या इंक्लूड करते हैं या एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये 2-4 हैं, आप याद रखेंगे, सारे ही पढ़ने, सब कुछ हो गया, एक बचा हुआ है, वॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट है, ठीक है, वॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट, ये सारे क्या हैं आपके, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। और एक और है मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, यहाँ से याद कर लीजिए, मल्टी मोडल आ गया तो टिक मार देना है। और वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये सब आपको बैरैक में मिलेगा, ठीक है, वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी हो सकता है जो यूज़ किया जाता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात हो गई। तो ये सारे आपके क्या हो गए, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स टू गुड्स। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 26 एंड 27, दोनों को साथ में पढ़ना है। 26 बात करता है फ्यूचर गुड्स की, 27 बात करता है गुड्स की। पहले देख लेते हैं गुड्स क्या होता है, ठीक है। तो गुड्स का सिंपल मतलब है, इसका बैरैक में ये मीनिंग दिया हुआ है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सा टर्म याद रखना है, मूवेबल प्रॉपर्टी, बट एक्सेप्ट अदर देन, क्या इसमें नहीं इंक्लूड होता है, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। सारे टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड होते हैं गुड्स में, किसको किसको नहीं इंक्लूड करना है, एक्शनेबल क्लेम को और मनी को, ठीक है ना। और क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, आपके शेयर्स हो गए, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स हो गया, ग्रास हो गया, या थिंग्स अटैच टू या फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड हो गया, थिंग्स अटैच्ड या फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, गुड्स की कैटेगरी में आएंगी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये था कि मूवेबल प्रॉपर्टी होती है एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, ये ध्यान रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा टर्म आपका है 26, दैट इज फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स का मतलब देखिए ये होता है, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, देखिए गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड। टर्म्स आपको जो ध्यान रखने हैं वो क्या है, मैन्युफैक्चर्ड, ऐसे गुड्स जिनको मैन्युफैक्चर किया जाना है या प्रोड्यूस किया जाना है, और अक्वायर्ड बाय द सेलर, कब स्टेज ध्यान रखनी है, आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इस स्टेज के बाद जो भी गुड्स आपके मैन्युफैक्चर होने हैं या प्रोड्यूस होने हैं या एक्वायर किए जाने हैं बाय द सेलर, ठीक है, यहाँ पे सेलर टर्म इंपॉर्टेंट है, एंड द स्टेज दैट इज आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके कहाँ कवर हो जाएंगे, ये होते हैं फ्यूचर गुड्स में।
फिर देखते हैं सेक्शन 29, दैट इज मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है? देखिए, मर्केंटाइल एजेंट के पास अथॉरिटी होती है कुछ कुछ काम करने की। क्या क्या अथॉरिटी होती है? पहली अथॉरिटी होती है टू सेल गुड्स, गुड्स को बेचने की अथॉरिटी इनके पास है। दूसरा, कंसाइन करने को गुड्स को, यानी कि गुड्स को वो मतलब बताते हैं कि कौन से गुड्स हैं जिनका हम सेल कर सकते हैं, ठीक है, कैटेगराइज करते हैं, गुड्स को अलग तरीके से रखते हैं कि इन पर्टिकुलर गुड्स का हमें क्या करना है, सेल करना है। गुड्स, ये गुड्स खरीदते हैं, टू बाय गुड्स इसके लिए ऑथोराइज होते हैं, या टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, इनका काम होता है जो गुड्स की सिक्योरिटी के लिए पैसे रेज करना, ठीक है ना, टू रेज मनी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। गुड्स खराब भी तो होते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए पैसे वैसे कौन अरेंज करेगा? मर्केंटाइल एजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके मर्केंटाइल एजेंट है, कहाँ पे है? सेक्शन 29 में। उसके बाद 210 देखिए, प्राइस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस का मतलब क्या होता है? मनी कंसिडरेशन, बस यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। प्राइस मतलब मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स, हो गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे सेक्शन 2.3 है आपका डिलीवरेबल स्टेट, ये बस अगर आप मार्जिनल नोट ही याद रखेंगे कि किसमें क्या दिया हुआ है, आपका काम हो जाएगा। ये सारी कुछ डेफिनेशंस ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा आपको अंदर भी घुस के देखना है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। और फिर देखिए 2.5 फॉल्ट, फॉल्ट कहाँ पे है? 2.5। उसी तरह से 2.8 आपका इंसॉल्वेंट की बात करता है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका 2.11 प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी आप जरूर देखेंगे, इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, जरूर आएगा। 2.12 आप देखिए क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक। गुड्स कहाँ पे थे? फ्यूचर गुड्स कहाँ पे थे? 6-7 मैंने फ्यूचर, देखो हम क्या होता है, फ्यूचर पहले देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो, तो फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, तो फ्यूचर आपका पहले आ गया 2.6 में, ऐसे याद कर लो। 2.7 में आपका क्या है? गुड्स है, और क्वालिटी ऑफ गुड्स आपके 2.12 में, ठीक है, और 2.14 में स्पेसिफिक गुड्स, ठीक। तो कुछ इस तरह से करके हम याद कर सकते हैं। मैंने ये आपको बता ही दिया कि आपको 2.1 और 13 साथ में पढ़ लेना है, बायर सेलर, ठीक है ना। गुड्स वाला भी इसी तरह बता दिया। फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचते हैं, तो 6 पहले है, इसलिए फ्यूचर गुड्स पहले होता है ना, कि पहले फ्यूचर में क्या होगा, ये होगा, हमेशा फ्यूचर की बात होती है। तो 2.6 फ्यूचर, 2.7 गुड्स, 2.12 आपका क्वालिटी, और 2.14 स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्लॉज आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे आगे चैप्टर 2 की तरफ। देखिए, चैप्टर 2 डील करता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, ये ध्यान रखना है। कहाँ से कहाँ तक है? रेंज ऑफ दिस चैप्टर इज फ्रॉम सेक्शन 4 to 17। सेक्शन 4 में 2 चीज़ें हैं, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। देखिए, एसेंशियल्स ऑफ सेल हम देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं सेल का क्या मतलब होता है एंड अग्रीमेंट टू सेल का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो, सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल इसका मीनिंग है, मैं बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। यहाँ पे कैसे लिखा है? द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, दिया कहाँ पे है? सेक्शन 4.3 में। सेल कहाँ पे दिया हुआ है? सेक्शन 4.3 में, ये इंपॉर्टेंट है। सेल में क्या होता है? देखिए, पहले तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है सेल में, सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जहाँ पे जो गुड्स है ना वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम सेलर टू बायर, बस। ये बहुत ही नॉर्मल जो हम डेली ट्रांजैक्शन में चीज़ें देखते हैं वही है, इसी को बोलते हैं सेल। ये लीगल टर्म में थोड़ा सा आपको पता है कि लैंग्वेज इजी वे में नहीं लिखा होता है, वही चीज़ है, लेकिन मीनिंग आप समझोगे तो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा ये स्टेटमेंट कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो एंड द गुड्स एंड द प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी कि जो गुड्स हैं दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। इसी की तरह देखेंगे अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल ये क्या होता है, इसको भी समझना है। जहाँ पे अग्रीमेंट टू सेल ये होता है कि जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ गुड्स ये होने होते हैं किसी फ्यूचर टाइम में, ठीक है। ट्रांसफर कब होना होता है? किसी फ्यूचर टाइम में जब होना होता है, या सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, कोई कंडीशंस होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए जब ट्रांसफर होना हो, कब होना हो? इन फ्यूचर डेट, क्या ध्यान रखना है? फ्यूचर में जब ट्रांसफर होना हो, तो ऐसी इस चीज़ को लेकर जो अग्रीमेंट किया जाता है उसको हम बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है ना।
तो क्या चीज़ समझ में आई? अग्रीमेंट टू सेल में दो चीज़ें देखनी है। ये पहली चीज़ ये देखनी है कि जो हमारा सेल है, जो गुड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है वो फ्यूचर डेट में हो रहा है या सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ों में जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको हम अग्रीमेंट टू सेल करते हैं। और जब ये ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम सेलर टू बायर, तब हम उसको बोलते हैं कि हाँ सेल कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। तो चलो, ये दो चीज़ हो गई। इसी के साथ साथ मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे एसेंशियल्स ऑफ सेल भी लिख दिया है। आप देखेंगे सेल के एसेंशियल्स ये होते हैं कि पहले तो दो पार्टीज़ होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ जिन्हें हम कहते हैं सेलर या बायर, सेलर एंड बायर, ठीक है ना, दोनों का होना इंपॉर्टेंट है। प्रायर मनी कंसिडरेशन, यानी कि आपको कुछ कंसिडरेशन देना होगा, कुछ पैसे या कंसिडरेशन आपको देना होता है तभी सेल होती है। और सब्जेक्ट मैटर जो होता है उसका क्या होना चाहिए? गुड्स जो होते हैं, जो सामान होता है वो सब्जेक्ट मैटर होता है, गुड्स होना इज एसेंशियल्स, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। अब बढ़ते हैं हम आगे बढ़ने से पहले एक बार और हम देखेंगे सेक्शन 4 के बारे में, ठीक है ना। ये बेयर एक्ट को डायरेक्ट मैंने यहाँ पे समराइज किया है। 4(1) में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन किया गया है दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय, मैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ रही हूँ, वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स, सेलर क्या करता है? ट्रांसफर करता है या अग्री करता है ट्रांसफर करने के लिए द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर, ठीक है ना, फॉर अ प्राइस। मैंने आपको बताया था ना एसेंशियल्स ऑफ सेल, एक प्राइस के लिए वो अग्री करता है कि गुड्स को ट्रांसफर करेगा सेलर टू बायर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 4(2) में एब्सोल्यूट या कंडीशनल हो सकती है सेल, इसके बारे में। सेल एज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इट में बी, ये एब्सोल्यूट भी हो सकती है और कंडीशनल या कंडीशनल भी हो सकती है। 4(3) में देखेंगे सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया था, पीछे की स्लाइड में, उसके बारे में बताया गया है। 4(4) क्या बोलता है? अग्रीमेंट टू सेल जो होता है ये सेल कब बन जाता है? अग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल जब टाइम इलैप्स हो जाता है या कंडीशंस जो होती है ना वो फुलफिल हो जाती हैं, तब अग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाता है। ये भी मैं आपको पिछले स्लाइड में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल सेक्शन 4। अब हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। पहले तो ये ध्यान रखना है, बहुत आसान है। सेक्शन 5 बताता है कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसको मैंने यहाँ पे समराइज किया है। सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 बात करता है एन ऑफर टू बाय या सेल, एक ऐसा ऑफर बनाया है जिसमें क्या करना है? खरीदना है या बेचना है गुड्स फॉर अ प्राइस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। क्या मीनिंग है मैं फिर से आपको बताती हूँ। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ सेल मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? बाय सेल प्राइस होना जरूरी है और उस ऑफर का जब एक्सेप्टेंस हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के तरीके यहाँ पे बताए गए हैं सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 में। ये राइटिंग में हो सकता है, ओरली हो सकता है, पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली ओरली हो सकता है, या इट मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, ठीक है। तो ओरल हो सकता है, राइटिंग में हो सकता है, पार्टली ओरल पार्टली राइटिंग, या फिर इम्प्लाई किया जा सकता है फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 5। अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स सेक्शन नंबर 6। सेक्शन 6 बात करता है एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स की, ठीक है। देखिए हम फ्यूचर गुड्स के बारे में कहाँ पे हमने पढ़ा था? सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 में डेफिनेशन क्लॉज था ये, ठीक है। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जिनको टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड या एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी ये फ्यूचर में इनका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होना है। इंपॉर्टेंट था यहाँ पे स्टेज ध्यान रखना, दैट इज आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इसमें ये गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे या प्रोड्यूस किए जाएंगे या एक्वायर किए जाएंगे बाय द सेलर, ठीक है। तो 6 का जो 1 है वो इसी चीज़ की बात करता है कि गुड्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग या फिर फ्यूचर गुड्स, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 7 जो बात करता है गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स।
कुछ ऐसे गुड्स जो कि ख़राब हो रहे हो, पेरिशिंग हो रहे हो, पेरिशिंग का मतलब होता है जिनकी टेंडेंसी ख़राब होने की हो, सड़ जाने की हो, इस तरह के गुड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही गुड्स जो ख़राब हो चुके हो तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वॉइड होता है। क्या ध्यान रखना है कि ये वॉइड होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका पीटी में आ चुका है। सेक्शन 8 क्या कहता है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल, सेल के पहले पेरिश हो चुके थे बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में भी जो एग्रीमेंट है उसे अवॉइड किया जा सकता है, यानी यहाँ पे भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका नेचर एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये दोनों याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 9 बात करता है प्राइस की। बेसिकली बताता है कि किस तरह से प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा, असरटेनमेंट ऑफ प्राइस। ये आपका मार्जिनल नोट है। तो देखिए जो प्राइस है वो फिक्स किया जाता है दो तरीक़ों से। इट मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो आप पार्टी ए एंड बी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके जो भी गुड्स है उनका दाम फिक्स कर लें। और दूसरा, इट मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन मैनर देयर बाय अग्रीड और मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। या तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट करके तुरंत ही डिटरमाइन कर लिया व्हाट कैन बी द प्राइस ऑफ द गुड्स, या फिर बाद में एज पर द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, बाद में जिस तरह से भी उनको उसमें चेंजेस नज़र आते हैं। यानी कहने का मतलब है पहले भी डिसाइड कर सकते हैं और बाद में भी वो गुड्स का प्राइस दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ मिलके डिसाइड कर सकती हैं। इन्हीं दो तरीक़ों से जो गुड्स हैं उनके प्राइस असरटेन किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 10 बात करता है अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। तो हम वैल्यूएशन से ध्यान रखेंगे कि सेक्शन 10 के बारे में बात हो रही है। इसका सिंपल सा मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पे क्या होता है, अग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन द टर्म्स, एक टर्म बनाया जाता है, कंडीशन रखी जाती है कि जो प्राइस होगा गुड्स का, इट हैज़ टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। यानी जो तीसरी पार्टी है कोई, वो उस गुड्स का प्राइस तय करेगी, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है वो ऐसा नहीं कर पाती है, इट फेल्स टू डू सो। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए गुड्स का जो प्राइस है वो तो फिक्स ही नहीं हो पाया, पता ही नहीं चला कि कितने वैल्यूएशन पे वो गुड्स सेल होगा। तो यहाँ पे भी जो अग्रीमेंट है उसको हम अवॉइड करेंगे, यानी यहाँ भी जो अग्रीमेंट है उसकी जो टेंडेंसी है दैट वुड बी वॉइड, ठीक है ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन 11 आएगा और सेक्शन 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 11 से आपके क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन 11 में दो चीज़ समझनी आपको ज़रूरी है, वन इज़ कंडीशन एंड सेकंड इज़ वारंटी, ठीक है। कंडीशन क्या होता है और वारंटी क्या होती है, देखो बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताती हूँ। पहले तो ध्यान रखना है कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 11 में, ठीक है ना। आई मीन सेक्शन नंबर 12 में, नॉट 11। सेक्शन नंबर 11 आपका बात कर रहा है स्टेपुलेशन एज टाइम, स्टेपुलेशन एज टू टाइम की बात करता है, ठीक है ना। इसमें दो, मैं पहले आपको सेक्शन 11 ही बता देती हूँ, उसके बाद हम आते हैं कंडीशंस एंड वारंटी पे, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पार्ट रहेगा। तो देखिए सेक्शन 11 दो चीज़ों से बेसिकली डील करता है। पहला चीज़ है स्टेपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट। पहली चीज़ क्या है, टाइम ऑफ पेमेंट, ये ध्यान रखना है। दूसरा एनी अदर स्टेपुलेशन। तो पहला स्टेपुलेशन जो था वो आपका टाइम ऑफ पेमेंट से रिलेटेड था, और दूसरा कोई भी अदर स्टेपुलेशन, ठीक है ना। इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। स्टिपुलेशन एज टू टाइम ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्शन नंबर 11 में है। अब हम आते हैं डायरेक्ट ऑन सेक्शन नंबर 12 जो बात कर रहा है आपका कंडीशन एंड वारंटी के बारे में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका टर्म अगर आपको समझ में आ गया तो ये इस सेक्शन में फिर और कुछ खास रखा नहीं है। तो हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 12, और देखो दो चीज़ होती है, वन इज़ कंडीशन, ठीक है, और दूसरा है आपका वारंटी। ये हम बहुत रोज़मर्रा के जीवन में सुनते हैं इन शब्दों को, इसका मतलब समझते हैं। देखिए कंडीशन मैं आपको बताती हूँ। कंडीशन क्या होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस या ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको हम जनरल भाषा में ही समझेंगे। ऐसे कुछ कंडीशंस, ऐसे कुछ टर्म्स जो एसेंशियल होते हैं टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिनके बिना वो कॉन्ट्रैक्ट हम इन्फोर्स ही नहीं करा सकते हैं, जिनके बिना वो कॉन्ट्रैक्ट ना एग्जिस्ट कर सकता है और ना उसे हम इन्फोर्स करा सकते हैं, वो होती है कंडीशन। वारंटी क्या होती है, ऐसी कोई स्टिपुलेशन से मत कंफ्यूज होइए। स्टिपुलेशन का सीधा सा बहुत जनरल मतलब ये कि ऐसे कोई कंडीशन या टर्म होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस, यही होता है स्टिपुलेशन, जो कोलेट्रल होते हैं टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो
पेरिफेरल उसके साथ लगे होते हैं। ये बहुत एसेंशियल कंडीशंस नहीं होते, मतलब अगर वारंटी नहीं भी है, ये वारंटी अगर उस क्लॉज में नहीं भी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट आप एग्जिस्ट करेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स करा सकते हो। लेकिन अगर कंडीशंस ही नहीं होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है। ये डिफरेंस है कंडीशन एंड वारंटी में। कहाँ पे दिया हुआ है आपका? सेक्शन नंबर 12 में। वारंटी क्या होती है कि अगर वारंटी का ब्रीच होता है ना तो आप डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हो, यू कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस, ठीक है ना। लेकिन आपको ये राइट नहीं होता कि आप रिजेक्ट कर दो गुड्स को, ठीक है ना, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा कंसिडर करो कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में ख़त्म हो गया। जबकि कंडीशन में ऐसा नहीं, अगर कंडीशन का ब्रीच होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को ही ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वारंटी के ब्रीच होने पे ऐसा नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट मानेंगे, आप ज़रूर जा सकते हैं फॉर डैमेजेस के लिए, आप क्लेम कर सकते हैं और आप जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बट एग्जिस्ट करेगा। ये हमें ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंस होता है कंडीशन एंड वारंटी, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा था, बस आप ये समझो कंडीशन अगर रिप्यूडिएट हुई, कंडीशन अगर इन्फ्रिंज हुई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। वारंटी अगर रिप्यूडिएट हुई, खत्म हुई, तो वारंटी में क्या होता है कि आप क्लेम करेंगे डैमेजेस के लिए, ठीक है, बट आपको कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करने का, खत्म करने का राइट नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलो, मैं कई बार इसे एक्सप्लेन कर दी, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14। सेक्शन 13 किसकी बात करता है? व्हेन कंडीशंस टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको हम एज अ वारंटी ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहली कंडीशन ध्यान रखिएगा, पहला चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको यही ध्यान रखना है कि सेक्शन 13 में क्या दिया हुआ है। 12 में कंडीशंस एंड वारंटीज़ की बात की गई है, सेक्शन 13 बताता है व्हेन, कब कंडीशंस को हम ट्रीट करेंगे एज अ वारंटी। तो पहला क्या है? वेवर बाय बायर। जो बायर है जब वो वेव कर देता है, देन इन सच सिचुएशन कंडीशन इज कंसिडर्ड एज वारंटी। दूसरा एक्सेप्टेंस बाय द बायर, ठीक है। तो एक तो बायर के द्वारा वेव कर देना यानी कि छोड़ देना चीज़ों को, और दूसरा एक्सेप्ट कर लेना। तो ऐसी सिचुएशन में दो कंडीशंस वारंटी की तरह ट्रीट होंगी। आपको सेक्शन 13 को पढ़ना है सेक्शन नंबर 42 के साथ, जहाँ पे मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस की बात की गई है। मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस देखिए, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। एक्सेप्टेंस टू द सेलर अबाउट द फैक्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये मोड्स हैं एक्सेप्टेंस के। डूइंग एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। आफ्टर लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम ही रिटेन्स द गुड्स। रीजनेबल टाइम लैप्स हो गया लेकिन फिर भी जो एक्सेप्टर है वो गुड्स को उसने अपने पास रखा है विदाउट इन्फॉर्मिंग द सेलर, यानी जो बायर था उसने गुड्स को अपने पास रखा था बट उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था टू द सेलर दैट ही हैज़ रिजेक्टेड देम। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि एक्सेप्टेंस कंसिडर किया जाएगा कि एक्सेप्ट कर लिया है गुड्स को बायर ने, ठीक है ना। तो ये रहा आपका सेक्शन 13, इसको पढ़ेंगे आप सेक्शन नंबर 42 के साथ। सेक्शन 13 में क्या दिया है? व्हेन कंडीशंस टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, वेवर बाय बायर का भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जो बायर होता है ना, बायर के पास हमेशा ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है? पहला ऑप्शन ये होता है टू वेव द ब्रीच ऑफ कंडीशन। पहले तो कंडीशन जो ब्रीच हो गई उसको वेव कर देना, यानी उसको मना कर देना कि नहीं, मतलब वी आर नॉट कंसिडरिंग इट एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। या फिर ट्रीट करना, टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, यानी जो कंडीशन ब्रीच हुआ है उसको उसने मान लिया कि वो कंडीशन नहीं बल्कि वारंटी का ब्रीच हुआ है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट तो नहीं करा सकता है बायर, बट जो बायर है ही इज़ लाइबल फॉर द डैमेजेस, ठीक है ना, डैमेजेस के लिए वो लाइबल हो जाता है। तो इसी का यहाँ पे मतलब था वेवर बाय बायर। और एक्सेप्टेंस बाय द बायर का मतलब क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो सेवरेबल नहीं है, यानी उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, और जो बायर साहब हैं जिन्होंने सामान को खरीदा है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं गुड्स को, ठीक है ना, या गुड्स का पार्ट कोई एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तो ऐसी सिचुएशन में जो कंडीशन ब्रीच हुई है ना वो कंसिडर की जाएगी एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी बाय द सेलर, ठीक है ना। तो इसको हो गया, आपको बोलते हैं एक्सेप्टेंस बाय द बायर। तो ये आई होप ये मीनिंग आपको वेवर और एक्सेप्टेंस समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखेंगे सेक्शन नंबर 14, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 14 का मार्जिनल नोट देख लीजिए, इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। इसका क्या मतलब है ये हम देखते हैं। सेक्शन 14 बात कर रहा है, जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। इसको बस आपको मार्जिनल नोट याद रखना पड़ेगा, और ये 3 कंडीशंस याद रख लीजिएगा, दैट इज राइट टू सेल, क्वाइट पोजीशन एंड फ्री ऑफ एनी इनकम्बरेंसेज और चार्ज। ये 3 होती हैं इम्प्लाइड कंडीशंस।
या फिर वारंटीज़, इन्हीं 3 कैटेगरी में इनको डिफाइन किया गया है। इसमें बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, वो आपके मेंस में काम आएगा। प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल इतना ध्यान रखेंगे कि सेक्शन 14 में क्या दिया हुआ है, इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज़। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 15, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेक्शन 15 इसका देखिए, इसका मतलब ये होता है, देखिए जब कोई भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर द सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है कि गुड्स ऐसे हैं वैसे हैं, तो यहाँ पे एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है दैट द गुड्स शैल करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन यानी जो हमें विस्तार से बताया गया था कि गुड्स हमारा ऐसा है वैसा है, तो वो जो गुड्स हैं वो उस तरीके से हों, ये बस इसका इतना मतलब है। इसमें एक केस है इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखेंगे, ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स। ये केस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है हमको, ठीक है। और कुछ केसेस भी इसमें पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि एक कंडीशन होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो बायर होता है ही हैज़ नेवर सीन द गुड्स, उसने गुड्स को कभी देखा नहीं है, एंड बाइज देम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन उसको बताया गया कि गुड्स हमारे ऐसे, उसी बेसिस पे वो गुड्स को बाय कर लेता है, ठीक है। और दूसरा जो एक इम्प्लीकेशन है ऑफ दिस सेल बाय डिस्क्रिप्शन, दैट इज द बायर हैज सीन द गुड्स, गुड्स उन्होंने देखा है, बट इट डज नॉट रिलाई ऑन वॉट ही हैज सीन, जो देखा है उस पर रिलाई नहीं करता, बट वॉट इज स्टेटेड टू हिम, जो उनको बताया गया है उस बेसिस पे वो रिलाई करता है, यानी डिस्क्रिप्शन पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो ये चीज़ है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे टू सेक्शन नंबर 16। सेक्शन 16 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू सी दैट सेक्शन 16 में है इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी और फिटनेस। इसमें देखिए, ये पहली चीज़ तो मैं ये ध्यान रखनी दैट देयर इज़ नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड। कोई भी इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन नहीं होती है, और यहीं से जो प्रिंसिपल है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ कैविएट इम्पटर, वो अराइज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन इससे ऐसा आ सकता है कि द प्रिंसिपल ऑफ कैविएट इम्पटर किस सेक्शन में दिया हुआ है, सो इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 16, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कैविएट इम्पटर? इसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, जो बायर है वो अवेयर रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बायर की ज़्यादा कही गई है। कैविएट इम्पटर का मतलब ये होता है, जो सेलर होता है, सेलर इज़ नॉट बाउंड टू सप्लाई गुड्स विच शुड पजेस पर्टिकुलर क्वालिटी। देखो किस टाइप का सामान आपको खरीदना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेलेक्ट गुड्स फॉर हिज रिक्वायरमेंट्स, ये आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। सेलर को यू कैन नॉट ब्लेम कि उन्होंने इस क्वालिटी का गुड मुझे नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे बायर इज़ लाइबल फॉर हिज चॉइस। यहाँ पे आप जिस तरह से हम लोग हमेशा सामान को चेक करते हैं, देखते हैं, तब कोई सामान खरीदते हैं ना, तो ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सेलर को बाद में दोषी नहीं ठहरा सकते कि आपने मुझे इस क्वालिटी का गुड क्यों नहीं दिया है। इसी को बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कैविएट इम्पटर। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि किस सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 16, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज कैविएट इम्पटर। तो इसका मतलब है लेट द बायर बी अवेयर, ठीक है। सेक्शन 16 कुछ एक्सेप्शंस की बात करता है, उन एक्सेप्शंस को देखेंगे। पहला है फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस। 16.2 है मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। 16.3 दैट इज यूसेज ऑफ ट्रेड। 16.4 एक्सप्रेस टर्म्स। तो यहाँ पे बस आप अगर ये एक्सेप्शंस 4 पॉइंट्स याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इसके डिटेल में अभी बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि सेक्शन 16 पहली चीज़ किसकी बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ कैविएट इम्पटर दिया हुआ है। मार्जिनल नोट है इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी कि कोई भी इम्प्लाइड वारंटी या फिर कंडीशन जो कि क्वालिटी या फिटनेस ऑफ बताएं गुड्स की, ऐसी कुछ भी नहीं होती हैं, ठीक है। इसीलिए जो बायर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि वो गुड्स को अच्छे से देख के तभी परचेज करे। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कम है, ठीक। और ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट इज 16.1 फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस, मर्केंटेबल क्वालिटी, यूसेज ऑफ ट्रेड और एक्सप्रेस टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 17। यहाँ पे मार्जिनल नोट याद रखेंगे, इससे काम चल जाएगा। सेल बाय सैंपल, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको ये ध्यान रखना है सेल बाय सैंपल कहाँ है, सेक्शन नंबर 17 में है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम सेक्शन 18 टू सेक्शन 30। ये पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चैप्टर 3 किसके बारे में, इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। मैं फिर से बता दे रही हूँ, जो रेंज है दैट इज सेक्शन 18 टू 30।
ठीक है ना। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 के हम इम्पोर्टेंट सेक्शंस यहाँ पे देखेंगे। पहले देखिए सेक्शन 18, गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है, गुड्स असर्टेन होने चाहिए। मार्जिनल नोट वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले मार्जिनल नोट्स देख लेते हैं। सेक्शन 19 है, प्रॉपर्टी पासिस विद इंटेंडेड टू पास व्हेन इंटेंडेड टू पास। ठीक है, जब इंटेंशन होता है प्रॉपर्टी पास करने का तब प्रॉपर्टी पास होती है। कैसे क्या सिचुएशन है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सेक्शन 20, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। 21, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मार्जिनल नोट्स यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और याद करना बहुत आसान है। फिर से बताते हैं, 20 में क्या है, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, और 21 में क्या है, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। 22 क्या बात करता है, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज़ टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू असर्टेन प्राइस। ठीक है। 23, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन। इससे क्या है, जनरली क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा गया है, लेकिन हम मार्जिनल नोट याद रखेंगे कि मार्जिनल नोट में क्या बताया गया है, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन। 24 बात करता है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। ठीक। 25, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। 26 इज इंपॉर्टेंट, रिस्क प्राइमा फेसाई पासिस विद प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के साथ जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिस्क होता है वो भी पास होता है, वो भी साथ में जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ऑफ चैप्टर नंबर 3। अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए सेक्शन 18 बात करता है ऑफ गुड्स मस्ट बी असर्टेन। जो गुड्स हैं वो असर्टेन होने चाहिए, यानी कि फिक्स होने चाहिए। इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, नो प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर असर्टेन्ड। मतलब जब तक आप फिक्स ही नहीं रखोगे कि गुड्स कितना है, कैसे पता चलेगा कि कितनी प्रॉपर्टी या कितने गुड्स बायर सेलर से बायर को जाने हैं। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज सालार जंग शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इसमें इन्होंने कुछ कैटेगरीज बताई थी ऑफ द अनअसर्टेन गुड्स की। ठीक है, कि इस कैटेगरीज में फॉल करते हैं वो गुड्स जो अनअसर्टेन्ड है। ठीक है, जैसे गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड ग्रोन बाय द सेलर, जेनेरिक गुड्स जो होते हैं, या अनआइडेंटिफाइड पार्ट्स ऑफ स्पेसिफाइड ग्रुप गुड्स। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरीज बताई गई थी। किसने बताया था, इन द केस ऑफ सालार जंग शुगर मिल्स, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है ना, एक्ट में अनअसर्टेन गुड्स कहीं भी डिफाइंड नहीं है, तो केसेस के थ्रू ही कुछ कैटेगरीज इसमें बताई गई हैं। उसके बाद देखेंगे सेक्शन नंबर 19। सेक्शन 19 डील करता है ऑफ आपका प्रॉपर्टी पासिस व्हेन इंटेंडेड टू पास। ठीक है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है दैट सेल ऑफ असर्टेन गुड्स यहाँ पे होते हैं, यानी जो गुड्स हैं वो स्पेसिफाइड है, फिक्स है कि इतने गुड्स यहाँ पे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो केस है मैकइंटायर वर्सेस क्रॉसली ब्रोज, ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हेल्ड किया गया था वही इस सेक्शन का क्रक्स है। इसमें क्या हेल्ड किया गया था, देखिए एक चीज़ होती है जो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी होती है, द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेल ऑफ गुड्स का रिजल्ट होती है। ठीक है ना, यानी कि सेल ऑफ गुड्स में होता क्या है, इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये था, सेल ऑफ गुड्स में क्या होता है, गुड्स यानी कि जिसको हम प्रॉपर्टी यहाँ पे कह रहे हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास की जाती है। ठीक है, बट हाउएवर द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जो किस समय उसको पास करना है, ट्रांसफ़र करना है प्रॉपर्टी, ये डिपेंड करता है टू द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़, कि वो कब वो अपनी प्रॉपर्टी एक दूसरे को देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि कब प्रॉपर्टी ए से बी को जाएगी, बायर से सेलर से बायर को जाएगी, ये डिपेंड कर रहा है टू द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़। ये जो चीज़ है यही आपकी सेक्शन 19 का क्रक्स है। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि असर्टेन गुड्स हैं, अनअसर्टेन नहीं है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, कुछ टर्म्स हैं, ये यहाँ पे किस लिए, दे आर गिवन फॉर द पर्पज़ ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ का इंटेंशन है प्रॉपर्टी पास करने का, वो कैसे पता चलेगा, तो ये कुछ ग्राउंड्स थे, जैसे टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स देखना पड़ेगा, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़ या सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ये हमें देखना पड़ेगा, जिससे ये समझ में आ जाएगा कि जो पार्टीज़ हैं उनका इंटेंशन है कि नहीं। यहाँ पे इंटेंशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अंडर सेक्शन 19।
सेक्शन 20 जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन में, बात करता है स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है, इसके सेक्शन 20 के एसेंशियल्स देख लेते हैं, उससे आपको 20 समझ में आ जाएगा। मार्जिनल नोट देखिए कहने की ज़रूरत नहीं, हर सेक्शन में आपको याद ही रखना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बहुत डीप में नहीं पूछेगा, बट ठीक है कुछ पेरिफेरल चीज़ें देख लेंगे तो हमें सेक्शन याद रहेगा। इसके एसेंशियल्स ये है कि अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ऑफ सेल, स्पेसिफिक गुड्स होने चाहिए, ठीक है, और डिलीवरेबल स्टेट में वो गुड्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि उनकी डिलीवरी नहीं की जा सकती है। और डिलीवरेबल स्टेट कहाँ पे दिया था आपके सेक्शन 2.3 में, और 2.14 में आपका स्पेसिफिक गुड्स, ये डिफाइंड है, इसे याद रखना है, ये तो मतलब आ ही सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन 20 पे एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी वर्सेस शालीमार केमिकल वर्क्स लिमिटेड, 1997 का ये केस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ऑन सेक्शन 20, इतना याद रखेंगे तो ये सेक्शन भी आपसे हो जाएगा। सेक्शन नंबर 21 दैट इज स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। यहाँ पे भी मार्जिनल नोट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। हम डायरेक्टली जंप करेंगे टू सेक्शन नंबर 26 पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या ध्यान रखना है, पहले तो मार्जिनल नोट ध्यान रखिए, रिस्क प्राइमा फेसाई पासिस विद प्रॉपर्टी, यानी कि जो रिस्क है एंड प्रॉपर्टी है ये साथ ही साथ चलते हैं, दे गो टुगेदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेक्शन 26 इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम रेस पेरिट डोमिनो। इसका मतलब ये है व्हेन अ थिंग इज लॉस और डिस्ट्रॉयड इट इज़ द लॉस ऑफ द पर्सन हु ओन्स इट। जिसका सामान था, अगर किसी का घर है, जो घर जल गया, तो लॉस किसका होता है, जो ओनर ऑफ द हाउस है उसी का लॉस होता है ना। तो बस वही इसका मतलब है ऑफ दिस मैक्सिम। ठीक है, व्हेन अ थिंग इज लॉस या फिर डिस्ट्रॉयड इट इज़ द लॉस ऑफ द पर्सन हु ओन्स इट। ठीक, तो इससे आपके 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। रिस्क एंड प्रॉपर्टी गो हैंड इन हैंड, पहले तो ये ध्यान रखना है, और मैक्सिम ध्यान रखनी है कि किस मैक्सिम पे बेस्ड है ये सेक्शन। चैप्टर नंबर 4 दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम देखते हैं। सेक्शन नंबर 31 बात करता है ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर का। ठीक है, रेंज है इस चैप्टर का फ्रॉम सेक्शन 31 टू 44। सेक्शन 32 देखेंगे, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशंस, यानी डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, मैंने लिख दिया है, द सेलर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजेशन ऑफ द गुड्स टू द बायर इन एक्सचेंज फॉर प्राइस। मतलब जैसे ही आपको पैसा मिला, सेलर को पैसा मिला, बायर ने मनी दी है, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें वो गुड्स का पोजेशन तुरंत दे दें। रेडीनेस और विलिंगनेस दोनों होनी चाहिए फ्रॉम द साइड्स ऑफ सेलर एंड बायर बोथ। ठीक है ना, सेलर उनको गुड्स का पोजेशन देगा और बायर उनको जो प्राइस फिक्स हुई है वो देगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सेक्शन नंबर 33, डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज अग्री। ठीक है, मार्जिनल नोट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके अलावा ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं इस सेक्शन से। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 34 बात करता है डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स। 35 देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। ठीक है, ये सेक्शन का थोड़ा सा यहाँ पे क्रक्स लिख दिया है ताकि सेक्शन याद रहे। सेक्शन 36 देखेंगे, रूल्स टू डिलीवरी, इसकी बात कहाँ की गई है, सेक्शन नंबर 36 में इंपॉर्टेंट है। 37 में देखते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अगर गलत क्वांटिटी में डिलीवरी हो गई है तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इसकी बात सेक्शन 37 में की जाती है। 37 बात करता है इंस्टॉलमेंट ऑफ डिलीवरीज की। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 43 जो बात करता है बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न या रिजेक्ट गुड्स। ठीक है, देखिए आपके पीटी के लिए मार्जिनल नोट्स आपको पता रहे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। और जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखेंगे जिन सेक्शन से थोड़ा डीप में पूछा गया है वो भी आपको साथ में बताते चल रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम सेक्शन नंबर 45 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम मार्जिनल नोट भी देखेंगे और हम इसमें जो सेक्शन के अंदर क्या है, क्या मीनिंग होता है, ये भी देखेंगे। किस चीज़ की बात करता है सेक्शन नंबर 45, बात कर रहा है अनपेड सेलर की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अनपेड सेलर क्या होता है। सेक्शन नंबर 45 बात कर रहा है अनपेड सेलर की। ठीक है, देखिए अनपेड सेलर क्या होता है, व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड। बहुत आसान शब्दों में यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सेक्शन को यहाँ पे डिसाइफर किया है। क्या होता है कि जब सेलर ने आपको कोई गुड्स सेल किया, ठीक है,
तो बायर जब उसको पूरी पेमेंट नहीं करता है तब उस सेलर को हम बोलते हैं अनपेड सेलर, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल पेमेंट। सेलर को बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया एज अ कंडीशनल पेमेंट एंड द कंडीशन ऑन विच इट वॉज रिसीव्ड हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड बाई रीजन ऑफ द डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो क्या होता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज या ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये डिसऑनर हो जाता है, तो यानी कंडीशन यहाँ पे अनफुलफिल्ड रह गई, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो सेलर है उसको पेमेंट तो पूरी हो नहीं पाई, तो यहाँ पे सेलर जो है उसको हम अनपेड सेलर कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये हो गया अनपेड सेलर। सेक्शन 46 साथ ही साथ आपकी बात करता है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ठीक है। तो अनपेड सेलर के पास फॉलोइंग राइट्स हैं, राइट टू लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल या राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी। भाई अगर आप उसको पूरा पैसा नहीं दोगे, बायर अगर पेमेंट नहीं करेगा सेलर को और सेलर ने अपना जो गुड्स था वो बायर को दे दिया है, तो अब सेलर क्या कर सकता है, तो वो इसके पास कुछ कुछ राइट्स हैं। राइट टू लियन है, यानी अगर वो चाहे तो जब तक उसे पूरा पैसा नहीं मिला है तो गुड्स को अपने पास ही रख सकता है कि मैं आपको नहीं दूंगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यानी गुड को वो ट्रांसफ़र करने से रोक सकता है कि हम गुड्स आपको नहीं देंगे जब तक आप पूरा पैसा नहीं देंगे, या वो जो गुड्स है उनको सेल करके किसी दूसरी पार्टी को रीसेल करेगा और जो उससे पैसा आएगा वो पैसा अपने पास रख लेगा, ठीक है। या फिर विद होल्डिंग डिलीवरी, डिलीवरी को विद होल्ड कर दे, यानी डिलीवरी को रोक दे कि हम आपको डिलीवरी नहीं देंगे जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सेक्शन नंबर 46। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 47 देखेंगे। 47 बात करता है सेलर्स लियन की, ठीक है। यानी सेलर्स का लियन का मतलब अभी पीछे जो मैंने आपको बताया था कि सेलर के पास एक राइट होता है अनपेड सेलर के पास, सेक्शन 46 में कहा गया है ऑफ लियन। सेम वही मीनिंग है कि सेलर यहाँ पे रिटेन कर सकता है पोजीशन अंटिल द पेमेंट इज डन। यही चीज़ आपको स्पेसिफिकली अलग से सेक्शन 47 बता देता है। उसके बाद देखेंगे 49 टर्मिनेशन ऑफ लियन। तो सेक्शन 49 कुछ सिचुएशन की बात करता है कि जब हम लियन को टर्मिनेट कर, लियन देखिए कब खत्म होगा, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि जब बायर या उसका एजेंट, ठीक है, बायर या उसके एजेंट को जब लॉफुली ऑब्टेन कर लेता है पोजीशन ऑफ द गुड्स, ठीक है, तो लियन यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है। इसी तरह 2-3 ग्राउंड्स हैं, जैसे कि बाय वेवर, वेवर के थ्रू भी लियन टर्मिनेट होती है। तो बेसिकली अभी ध्यान रखिए सेक्शन 49 में टर्मिनेशन ऑफ लियन है, ठीक है। और टर्मिनेशन ऑफ लियन जब पोजीशन मिल जा रहा है बायर को उसके थ्रू टर्मिनेट होती है, वेवर के थ्रू टर्मिनेट कर सकते। कुल मिला के जब डिलीवरी हो जाती है बायर को तो लियन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। उसके बाद देखेंगे सेक्शन 50 राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे मार्जिनल नोट है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका है दैट इज द केस। केस क्या है, बूथ स्टीम शिप कंपनी लिमिटेड वर्सेस कार्गो फ्लीट। ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या कहा गया था, वन मैंस गुड्स शैल नॉट बी अप्लाइड टू द पेमेंट ऑफ अदर मैंस डेट, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि सेक्शन 50 पहली चीज़ क्या दिया हुआ है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सेक्शन 50 में कौन सा केस था, बूथ स्टीम शिप कंपनी लिमिटेड था। और इस केस में क्या कहा गया था, इस केस में कहा गया था वन मैंस गुड्स शैल नॉट बी अप्लाइड टू द पेमेंट ऑफ अदर मैंस डेट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेक्शन नंबर 51, ये बात करता है ड्यूरेशन इन ट्रांजिट की। 52 देखते हैं हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड, किस तरह से ट्रांजिशन में वो इफेक्ट किया, स्टॉपेज जो है ट्रांजिट का कैसे उसको इफेक्ट में लाया जा सकता है। ये देखिए इसके 2 तरीके हैं, जैसे बाय एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स, जब एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स मिल गया तो ट्रांजिट में स्टॉप लग जाएगा, ट्रांजिट रुक जाएगा। और या फिर बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू द कैरियर और अदर बेली इन हुज पोजीशन द गुड्स आर, ठीक है ना। तो ये सारे राइट्स किसके अभी चल रहे हैं, अनपेड सेलर के ही राइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद एक राइट और भी था, राइट ऑफ रीसेल। भाई वो अनपेड सेलर है, वो चाहे तो दोबारा से सेल करके उस प्रॉपर्टी को, उस गुड को, अपना पैसा उससे निकाल सकता है, ठीक है। देखेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका सेक्शन नंबर 55 से 61 तक है। इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 क्या डील करता है, सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
तो देखिए क्या होता है, सेलर के पास दो तरह की रेमेडीज अवेलेबल हैं अगेंस्ट द बायर। पहला है सेक्शन 55 में सूट फॉर प्राइस, दूसरा है सेक्शन 56 में सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। ये रहा सेक्शन नंबर 55 और ये रहा सेक्शन नंबर 56। क्या दिया हुआ है इसमें पढ़ते हैं। व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर ही बिकम्स बाउंड टू पे द प्राइस। जब प्रॉपर्टी मिल गई बायर को तो अब बायर जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए कि वो उसका प्राइस पे करे। इफ़ ही डज नॉट डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करता है, द सेलर में सू हिम फॉर द प्राइस। अगर बायर उसको पेमेंट नहीं करता है, जितना भी अमाउंट है उस गुड का वो नहीं देता है, तो सेलर क्या करेगा, सेलर उसको सू करेगा, उसके अगेंस्ट केस लेके आएगा फॉर द प्राइस। ठीक है, ये रहा आपका सेक्शन 55। सेक्शन 56 सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। ये क्या बोलता है, जो बायर है उसने रॉन्गफुली नेग्लेक्ट किया है, बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बायर है वो रॉन्गफुली नेग्लेक्ट करता है और रिफ्यूज़ करता है टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स, तब इस सिचुएशन में द सेलर में सू हिम फॉर डैमेजेस एंड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। यहाँ पे सेलर उसको सू करेगा किस चीज़ के लिए, डैमेज के लिए एंड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है ना, क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया और उसका इंटेंशन ठीक नहीं था, यानी उसने रॉन्गफुली नेग्लेक्ट किया है एंड रिफ्यूज़ किया है एक्सेप्ट करने से। ठीक है, तो ये रहा आपका सेक्शन 55 एंड 56। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट केस था AKAS जमाल वर्सेस मूला दाऊद। ठीक है, तो इस केस में ये कहा गया था कि प्लेंटिफ हु सूज हैज़ द ड्यूटी ऑफ टेकिंग ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू मिटिगेट द लॉस। वो प्लेंटिफ जो सू करता है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सारे रीजनेबल स्टेप उठाए जो लॉस हुए हैं उसको कंपेंसेट करने के लिए। द लॉस टू असर्टेन्ड इज द लॉस एट द डेट ऑफ द ब्रीच। तो आपको सेक्शन 55-56 पे ये केस है वो याद रखना है, AKAS जमाल वर्सेस मूला दाऊद सन्स एंड कंपनी। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ बायर्स के पास रेमेडीज अवेलेबल हैं अगेंस्ट द सेलर। ठीक है, क्या क्या है, सेक्शन 57, 58, 59। पहले तो ये 3 सेक्शन आप ध्यान रखेंगे। इन 3 सेक्शन में क्या है, बायर्स रेमेडीज अगेंस्ट द सेलर। 57 बात करता है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, 58 बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, और 59 बात करता है डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, तो ये 3 रेमेडीज जो है वो बायर के पास अवेलेबल हैं अगेंस्ट द सेलर। ठीक है, अब मूव करते हैं टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज द मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस पार्ट में देखिए आपका चैप्टर नंबर 7 है। कहाँ से कहाँ तक है, रेंज ऑफ दिस चैप्टर इज फ्रॉम सेक्शन 62 टू 66। इसमें देखिए 3 सेक्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, 62, 63 एंड 64। 62, 63, 64 में क्या है मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। तो 62 बात करता है, देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल बनाने के लिए थोड़ा सा लिखा है, बाकी मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ आपको। देखिए, वेयर एनी राइट, लाइबिलिटी और ड्यूटी, ठीक है, अराइज करती है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है और उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के थ्रू कोई राइट, कोई लाइबिलिटी या ड्यूटी अराइज करती है बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ, तो उसको ना हम निगेटिव कर सकते हैं, यानी उसको हम खत्म कर सकते हैं या वैरी कर सकते हैं। नेगेटिव करने का मतलब जस्ट ऑपोजिट कर देना, जो कंडीशन दिया था उसके ऑपोजिट कर देना, और वैरी करने का मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी सर्कमस्टांसेस, जो कंडीशन है उनमें कुछ चेंज ले आना। ठीक है, बाय द एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू और बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। ठीक है ना, पार्टीज चाहे तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस हैं उनको निगेटिव कर सकती हैं, यानी कि ख़त्म कर सकती हैं या चेंज कर सकती हैं पूरी तरह से, या कुछ वेरिएशन ला सकती हैं। इफ़ द यूसेज इज सच टू बाइंड बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर इस तरह का यूसेज है कि दोनों पार्टीज को बाइंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है ना, तो कुल मिला के आप ये समझिए कि 63 में ये लिवरेज दी गई है पार्टीज को कि वो चेंज ला सकती हैं टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 63, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है, और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल मान के चलिए पीटी में पूछेगा आपसे। रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, या नन ऑफ द अबव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। उसके बाद सेक्शन 64 ऑक्शन सेल के बारे में बात करता है। तो ये जो पार्ट मैंने आपको बताया, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये 3 थे,
और 63 64 से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट वो कंप्लीट होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, वो मैंने यहाँ पे डील करने की कोशिश की है। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आप ज़रूर देखें, कंप्लीट देखें, और टाइम बचाने के लिए इसको 1.5x पे करके देख लीजिएगा। और बेयर एक्ट को ये वीडियो देखने के बाद बस आप एक बार अगर गो थ्रू कर जाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि सारे ही क्वेश्चंस आप ज़रूर सही कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।